Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on channel Commerce Smart Classes. Here I am your friend Miss Rimpy is going to explain you one of the most important topic, that is issue of share. Before starting the video, I would like to say if you have not subscribed this channel, go and subscribe it so that you can get the notifications of the other video. Let's start our topic. Issue of share. देखिए, कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है कैपिटल को रेस करने के लिए, तो वो 3 टाइप से करती है. फर्स्ट, फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. सेकंड, फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. एंड थर्ड, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. देखिए, जब भी कंपनी को शेयर्स को इशू करके कैपिटल को रेस करना होता है एज अ कैश, तो वो 2 तरीके से करती है. अपने शेयर्स को प्राइवेटली इशू करके या पब्लिकली इशू करके. और कई बार कंपनी क्या करती है कि कैश के अलावा वो एसेट्स वगैरह होती हैं वो ले लेती है, तो उसे बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में. सबसे पहले तो इसका सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे. ऐसा सेक्शन 42 में कहा गया है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में कि बहुत बार कंपनी क्या करती है कि जब भी उसे कैपिटल को फंड्स को रेज करना होता है, तो अब जो प्रोमोटर होता है कंपनी का, वो अपने नॉन पीपल जो प्राइवेट सोर्सेज होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो शेयर्स होल्डर होते हैं दूसरी कंपनी के, या म्यूचुअल फंड होते हैं, LIC होते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट होती हैं, इन सब लोगों को अपने शेयर्स को इशू कर देती है और फंड्स को रेस कर लेती है. मतलब जस्ट लाइक जैसे आपको पता है कि हम लोगों को जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम इनवाइट किन लोगों को करते हैं? उन लोगों को करते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे नोन में होते हैं. तो इसी तरीके से जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में कंपनी अपने नोन पीपल को, जिनको वो जानता है प्रोमोटर, उनको शेयर्स को इशू करता है. जस्ट लाइक वेडिंग कार्ड या ग्रीटिंग जो भी कार्ड होते हैं उसकी तरह ही शेयर्स होते हैं, ठीक है. और ऐसा कंपनी एक्ट 42 में कहा गया है. अच्छा, जब भी प्रोमोटर होता है इन शेयर्स को प्राइवेटली इशू करता है, तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती. वो प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इशू करता है. क्या इशू करता है? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस. जिस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है. जब भी इस प्रोस्पेक्टस को वो मतलब स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करता है, तो उसे शेयर्स को अलॉट करने से 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. तो सबसे मेन तो इसमें यही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में कि सेक्शन किस सेक्शन में बोला गया है, किन लोगों को जो प्रोमोटर होता है वो कंपनी का अपने शेयर्स को इशू करता है. नाउ द सेकेंड वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स होता है जब कंपनी अपने कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनको इशू करती है, तो उन शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. और ऐसा कंपनी एक्ट सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है. कौन सा सेक्शन है? 54. और कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब उन इक्विटी शेयर से, उन समता अंशों से होता है जो कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने जो डायरेक्टर मतलब संचालक होते हैं कंपनी के, उनको इशू करे जाते हैं. और द मेन पॉइंट इज़ ये जो होते हैं ये हमेशा डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं. जो शेयर्स की एक्चुअल फेस वैल्यू होती है उस पर इशू ना करके, बल्कि ये हमेशा डिस्काउंट पर इशू करे जाते हैं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. एंड द लास्ट वन इज पॉइंट इज देयर कि सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय द होल्डर. जो शेयर्स होल्डर, जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स को बाय करते हैं, वो इन शेयर्स को रीसेल नहीं कर सकते 3 साल के अंदर. और ऐसा करने को क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड बोलते हैं. ये जो लॉक इन पीरियड वाली कंडीशन होती है ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में भी होती है. जब वो कंपनी जो प्रोमोटर होता है नॉन पीपल को सेल करता है, अपने शेयर्स को इशू करता है, तो उसके भी जो नॉन पीपल होते हैं वो भी उन शेयर्स को रीसेल नहीं कर सकते 3 साल तक. और ऐसे करने को, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड बोलते हैं. ठीक है.
और इसमें बस मेन आपको क्या लर्न करना है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में कौन से सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 54 में कहा गया है, और ये एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और 3 साल से पहले इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते शेयर्स होल्डर। बस ये 3 पॉइंट्स ही आपको इसके अंदर लर्न करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्लॉय को क्या देना, ऑप्शन देना। जो स्टॉक है, जो हमारा शेयर्स का स्टॉक है, उसमें एम्प्लॉयज़ को क्या देना, ऑप्शन देना कि वो भी उन शेयर्स को बाय कर सके। ठीक है, तो ऐसा कंपनी के जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 62 एंड सब सेक्शन 1B में बोला गया है। जो ESOP के बारे में बात की गई है वो कंपनी एक्ट 2013 के सब सेक्शन, कंपनी के सेक्शन 62 एंड सब सेक्शन 1B में कहा गया है। जो बेटा पहले कंपनी एक्ट 1956 था उसमें ESOP के बारे में कुछ बात नहीं कही गई थी, बट जब कंपनी एक्ट 2013 बना था, जब ESOP के बारे में बोला गया था कि कई बार क्या होता है, कंपनी जो उसके अच्छे एम्प्लॉयज़ होती हैं, जो उसके अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी में जिनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, उन एम्प्लॉयज़ को, उन लोगों को कंपनी शेयर्स को इशू करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ESOP बोलते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना। जब भी कंपनी इस टाइप के शेयर्स को एम्प्लॉयज़ को इशू करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, मैं पहले आपको कंडीशन बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं, जो नॉर्मली शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा, उसी की कैटेगरी के, मतलब अगर जो हमारी कंपनी है सभी लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो उन लोगों को भी, जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जाएंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दैट कि कंपनी ऐसा एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है ESOP को लेकर। ESOP को लेकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में बात होती है कि किस एम्प्लॉयज़ को इस टाइप की फैसिलिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज, जो रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग के अंदर, उस रेजोल्यूशन में क्या क्या बातें स्पेसिफाई होती हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं उन लोगों को, क्या उसका करेंट मार्केट प्राइस है, क्या किस प्राइस पर उनको इशू करने हैं, एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स की किस क्लास के जो डायरेक्टर्स हैं वो हैं एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इन सारी बातों के बारे में ESOP के जो उसमें होता है, लिखा होता है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, एट द डेट ऑफ सच ऑफर not less than 1 year must have elapsed since the company had commenced bidding। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ESOP शेयर्स हैं वही कंपनी इशू कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जिसको कंपनी को खुले हुए 1 साल हो गया हो। अगर आपकी कंपनी न्यू है और अभी आपने कंपनी इस्टेब्लिश की है, स्टार्ट की है, तो आप इस टाइप के शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को इशू नहीं कर सकते। बट अगर आपकी कंपनी को खुले हुए 1 साल हो गया है तो आप इस टाइप के शेयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेनली देखो इसमें भी दे रखा है, होल टाइम जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको राइट होता है इसको परचेज करने का, उनको ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। अच्छा बच्चे, इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, इसका जो बेनिफिट होता है वो कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए ही होता है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस टाइप के शेयर्स को बाय करेंगे, तो जब भी शेयर होल्डर्स शेयर्स को बाय करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त हो। तो इसी तरीके से जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ इस शेयर्स को बाय करेंगे तो वो चाहेंगे कि कंपनी को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उन्हें एज अ डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कराने के लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, हायर पार्टिसिपेशन करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो इससे बेनिफिट किसको हुआ? एम्प्लॉयज़ को हुआ कि उनको ज़्यादा डिविडेंड मिला, और कंपनी को हुआ कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसकी जो वेल्थ है वो बहुत अच्छी हुई। तो जो कंपनी ये ESOP इशू करती है उससे जो बेनिफिशियल है वो दोनों के लिए ही है, हमारी कंपनी के लिए भी होता है और हमारे एम्प्लॉयज़ जिनको ये इशू किया जाता है उनके लिए भी होता है।
और बेटा ये जो शेयर्स है ना, इनको इशू करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी में हमेशा के लिए बने रहें, हमारी कंपनी में काम करते रहें, तो उनको एज अ इंटेंशन हम इंसेंटिव, मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम करता हो तो उसे कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, इस तरीके से उन्हें ये शेयर्स को इशू किया जाता है। अच्छा, ईसोप जो शेयर्स इशू करे जाते हैं उनसे मतलब इन शेयर्स होल्डर्स को बाय करने का क्या फ़ायदा होता है? ये जो शेयर्स इशू किए जाते हैं ये हमेशा मार्केट जो वैल्यू होती है शेयर की उससे लेस पर इशू किए जाते हैं। जैसे मान लो मार्केट प्राइस अगर उसका 10 रुपये है, तो इन शेयर्स को जो हम शेयर होल्डर्स को, जो एम्प्लॉयज़ को इशू करेंगे, वो हमेशा 9 या 8 रुपये में इशू करेंगे। तो हो गया ना उन लोगों को फ़ायदा कि कम में मिले, और जब कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड होगा तो डिविडेंड तो उन्हें बराबर मिलेगा। तो ऐसा करने से उनको एम्प्लॉयज़ को क्या होता है? बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, यही इसमें था कि ये जो शेयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को, जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनी इशू करती है, ताकि जो उसके गुड और इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए बने रहें। ओके, ये था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ, जब कंपनी क्या करती है? प्राइवेटली शेयर्स को इशू करती है। नाउ हम करेंगे कि पब्लिकली। अब पब्लिकली शेयर्स को कैसे कंपनी इशू करती है? पब्लिकली मतलब आम जनता, कोई भी उसके कंपनी के शेयर्स है वो बाय कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली टू इशू प्रोस्पेक्टस, सेकेंडली टू रिसीव एप्लीकेशंस, एंड द थर्ड वन इज टू मेक अलॉटमेंट, एंड द फोर्थ वन इज टू मेक कॉज। अब देखिए, टू इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का मैं आपको जनरल टर्म बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो हर कॉलेज वाले क्या करते हैं? अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। उसमें कॉलेज के बारे में सारे, कॉलेज का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, और कॉलेज के टॉपर्स का नाम होता है, टीचर्स फैकल्टी का नाम होता है, मतलब, और कॉलेज की सारी जो उसकी जो अच्छी गुडविल होती है उन सब के बारे में मेंशन होता है। तो इसी तरीके से कंपनी क्या करती है? जब अपने शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, तो वो अपने प्रोस्पेक्टस को ऑफर करती है, आम जनता को प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लाभदायकता होती है, और जो उसकी साउंडनेस, सुदृढ़ता होती है कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वो सब बातों का वर्णन होता है उसके अंदर। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है उसके अंदर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी के ऑनर का क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, एंड क्या कंपनी के उद्देश्य क्या है, कि कंपनी जो स्टैब्लिश की गई है वो किस उद्देश्य से की गई है, और अगर कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है तो उसमें कोई रिस्क है या नहीं है, और सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। उसमें कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल, अब ऑथोराइज कैपिटल मैंने आपको बताया था, वो होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट पब्लिक से नहीं मंगा सकती। तो ये सब बातें भी किस में लिखी होती हैं? प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। और इसके साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी लिखी होती है कि कंपनी कब इशू करेगी अपने शेयर्स, किसकी उसकी ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। ठीक है, जब कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू कर देती है, अब उसके बाद क्या आएगा? टू रिसीव एप्लीकेशन। अब मान लो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने उनका कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस ले लिया। अब प्रॉस्पेक्टस तो ले लिया, पर ज़रूरी नहीं ना कि सभी को वो कॉलेज पसंद आए, सभी उसमें एडमिशन ले, नहीं है। हर कोई बच्चा तो उसमें एडमिशन नहीं लेगा। प्रॉस्पेक्टस के अंदर सारी बातें, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, किसी को लगा दूर है, पास है, फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो ऐसे टू रिसीव एप्लीकेशन इसमें क्या होता है बेटा? प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने के बाद जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो कंपनी में शेयर्स को खरीदने के लिए क्या करती है? अप्लाई करती है। ठीक है, वो अप्लाई करती है। तो वो कैसे अप्लाई करती है? वो अपना जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसको सबमिट करवाती है। सबमिट कराने के साथ साथ जो इशू की एप्लीकेशन मनी होती है उसको भी वो सबमिट करवाती है। अच्छा, जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है, अब प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, जिन लोगों को पसंद आया उन लोगों ने एप्लीकेशंस को क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, मतलब अब ऑफर किया गया था, वो खरीदने लग गए वहाँ उनके शेयर्स को। अब उनसे पैसा मंगाया जाएगा एप्लीकेशन पर। जो एप्लीकेशन पर मनी मंगाई जाती है, वो जो कुल शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होती है ना, उसका मिनिमम 25% तो होना ही चाहिए। मान लीजिए आपका शेयर 10 रुपये का है, कितने का है? 10 रुपये का। तो आप जो एप्लीकेशन पर मनी मंगाएंगे ना, वो आप 2.5 रुपये या 3 रुपये से कम नहीं मंगा सकते।
मतलब जो इतना टोटल 10 रुपये उसकी वैल्यू है तो आप उस पर 2.5 रुपये या 3 रुपये के हिसाब से अमाउंट मंगाएंगे। ओके। और जो कंपनी ये प्रॉस्पेक्टस होती है, जो हमारी पब्लिक को ये प्रॉस्पेक्टस और जो एप्लीकेशन मनी होती है, इसे शेड्यूल बैंक के अंदर सबमिट करवाना होता है। और जो शेड्यूल बैंक होता है इसका डिस्क्रिप्शन होता है वो प्रॉस्पेक्टस में दे रखा होता है कि पब्लिक को कौन से बैंक के अंदर इनको सबमिट कराना है। ओके। उसके बाद होती है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जिसको अच्छा लगा वो उन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब वो खरीदने के लिए तैयार हो गए तो उनको देना, यहाँ तो वो तैयार हुए थे और यहाँ उनको देना। अब कंपनी का काम बन जाता है कि उनको जो वो पैसा दे रहे हैं तो उनको क्या करना, शेयर्स को अलॉट करना। बट देखो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 provide that a company cannot allot any securities of the company to public unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the amount so stated have been received by the company by check or other instrument which has been paid। देखो वो कहती है कि कंपनी जब तक शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती, जो उसका जो जितना भी हमारे मान लो हमने पब्लिक को ऑफर किए थे 1 लाख शेयर, ध्यान से सुना मेरी बात बच्चे, हमने पब्लिक को शेयर करे, हमने पब्लिक को इशू करे हैं, ऑफर दिया है 1 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है। अगर मेरे उन 1 लाख शेयर में से 90,000 पीपल जो एप्लीकेंट है वो रेडी हो जाते हैं उन शेयर्स को खरीदने के लिए, तो मैं शेयर्स को अलॉट कर दूंगी। अदरवाइज मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर्स का ऑफर दिया था और 80,000 बंदे ही उन शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हुए हैं, तो इस केस में कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर तभी अलॉट करेगी तब उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि प्राप्त होगी। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो कितना परसेंट होता है, 90% ऑफ द टोटल। मान लो 1 लाख है तो 1 लाख का 90% तो मिलना ही चाहिए। उस केस में ही कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, अगर नहीं मिलता तो कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं करती। ओके। और ऐसा कौन से किस में कहा गया है, सेक्शन 39(1) में कहा गया है कि कंपनी शेयर्स को तभी इशू करेगी जब उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब मान लो मैंने 1 लाख का वो था, 1 लाख का ऑफर दिया था पब्लिक को और पब्लिक 95,000 लोग लेने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, अपने शेयर्स को अलॉट कर दूंगी। बट अगर 80,000 लोग लेने के लिए तैयार हुए हैं तो मैं शेयर्स को अलॉट नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, देखो बच्चे, अब शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने तो मुझे एप्लीकेशन मनी दे दी थी प्रॉस्पेक्टस के साथ, अब मुझे उनकी मनी, जब मैं उनको शेयर्स अलॉट नहीं करूंगी तो मुझे उनकी मनी वापस करनी पड़ेगी। ऐसा क्या कब करेगी कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है उसके 30 दिन के अंदर क्या होता है, जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो प्रॉस्पेक्टस को कंपनी के पास भेजते हैं। कंपनी सारा देखती है कितना हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना नहीं मिला। उसके बाद अगर कंपनी को नहीं मिलता 90% सब्सक्रिप्शन तो कंपनी उनके शेयर्स को, उनकी जो एप्लीकेशन मनी होती है उसको विद नॉमिनल चार्ज, जो उस पर खर्चा आता है प्रॉस्पेक्टस का, उसको उसके सहित शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है। ठीक है बच्चे। अच्छा, मान लो किसी भी स्टेट में ऐसा होता है कि कंपनी जो मिनिमम जो अमाउंट है जो उनको वापस करना होता है वो वापस नहीं कर सकती, उसको वापस करने में देरी कर देती है, तो कंपनी पर पेनल्टी लग जाती है। 15% से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर कंपनी कभी भी शेयर्स को इशू नहीं कर पाती, मतलब जो उसने अमाउंट है एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आया है वो नहीं दे पाई, 30 दिन के अंदर वो अमाउंट नहीं दे पाई, तो ऐसे में कंपनी को 15% से इंटरेस्ट देना पड़ता है। किस पर, उन मनी पर, जितनी मनी उसने रिसीव करी थी एप्लीकेशन पर, उस पर उसको 15% से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा ले लेती है उस मनी को रिटर्न करने के लिए। ओके। और इसमें एक ये चीज़ कहा गया है कि कंपनी जो एप्लीकेशन पर मनी होती है उसको मंगाती क्यों है, उसको कंपनी क्यों मंगाती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन होता है उसको पूरा करने के लिए, फिर कोई वर्किंग कैपिटल होती है उनको पूरा करने के लिए कंपनी एप्लीकेशन क्या मंगाती है, एप्लीकेशन पर मनी मंगाती है। ठीक है। और नहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलता तो शेयर अलॉट नहीं करती और उनको उनकी मनी वापस कर देती है। और मनी वापस करने में 15 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लेती है तो कंपनी को 15% के इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, उनके अमाउंट को 15% इंटरेस्ट सहित वापस लौटाना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी बच्चे 2 केस होते हैं। कई बार तो क्या कर दिए, मान लो कंपनी ने ऑफर किए हैं 1 लाख शेयर,
बट कंपनी को जो एप्लीकेशन मिलती है ना बच्चे, वो 1.5 लाख की मिल जाती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि हम 1 लाख शेयर्स को इशू करेंगे, बट उनको 1.5 लाख की एप्लीकेशन मिल जाती है। वो कहते हैं 1.5 लाख लोग हो जाते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स 1 लाख है और 1.5 लाख लोग तैयार हो गए, तो इस कंडीशन को पहले बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी कंपनी के साथ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, प्रोपोर्शनेटली उनको शेयर्स को इशू करती है। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इफ अ कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर एंड एप्लीकेंट रिसीव फॉर 4 लाख शेयर। मतलब हमने तो एप्लीकेशन ऑफर की थी उन्हें 1 लाख के शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 4 लाख शेयर की हुई है। ऑफर कर रहे हैं 1 लाख रुपए और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 4 लाख की, तो ऐसे में क्या हो गई, 4 गुना ज़्यादा मिल गई। तो कंपनी कैसे इशू करेगी, अब किसी को लौटाएगी नहीं, किसी को मना नहीं करेगी, किसी को दुखी नहीं करेगी। तो कंपनी क्या करेगी, एन एप्लीकेंट इन द कैटेगरी ऑफ 500 शेयर्स इज एंटाइटल्ड टू द प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ 500 डिवाइड बाय 4। अब क्या करेगी, 500 का ग्रुप बना लेंगी, 500 की, मतलब जो 500 शेयर्स है ना उसको डिवाइड कर देगी, क्योंकि 4 गुना मिल रहा है इसको ज़्यादा, तो 4 से डिवाइड कर देगी। जिन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको वो 125 शेयर्स अलॉट करेगी। समझ में आया मेरे बच्चे। 1 लाख शेयर्स है कंपनी के बाद, 4 लाख की उसे क्या मिली है, एप्लीकेशन मिली है। तो ऐसे में कंपनी किसी को गुस्सा नहीं करेगी, सभी को शेयर्स को इशू करेगी। तो जैसे 4 गुना ज़्यादा मिला है, तो ऐसा बंदा जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको 125 शेयर क्या कर देगी, इशू कर देगी। उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और कई बार क्या होता है, कंपनी मान लो 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया है और 95,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो उस केस में तो ईजिली कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को इशू कर देती है। ओके, ये होता है टू मेक अलॉटमेंट। उसके बाद आती है टू मेक कॉल। अब कंपनी ने 10 रुपये का शेयर था, एप्लीकेशन पर मंगा लिया 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मंगा लिया 3 रुपये, ठीक है। अब कंपनी किस पे मंगाएगी, मान लो अलॉटमेंट पे 2 रुपये मंगा लिए, तो अब कंपनी क्या बनाती है, कॉल्स बनाती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। इसका मतलब कॉल्स बनाने का मतलब क्या होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको मंगाती है। अब 3 रुपये तो कंपनी ने एप्लीकेशन पर मंगा लिए, 2 उस पर मंगा लिए, तो 5 रुपये है, 5 को वो क्या कर देगी, कॉल्स बना लेगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जब तक उसका वो अमाउंट जो है वो पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, जो कंपनी कॉल्स पर जो पैसा मंगाती है वो भी 25% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 3, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 2.5 या 3 रुपये से कम नहीं होना चाहिए जो पर कॉल पर जो पैसा वो मंगा रही है। और कंपनी जब भी कॉल्स बनाती है तो उसके फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में जो पैसा आने का टाइम होता है उसमें 30 डेज, जो कॉल्स का टाइम होता है कॉल्स बीच में, वो 30 डेज का होना चाहिए, ठीक है। और जब भी कॉल्स का जो पैसा होता है, देखो, देयर मस्ट बी at least 14 days notice must be given to the shareholder to pay the amount of call। और कॉल पर जो मनी है उसको पे करने के लिए जो शेयर होल्डर्स है उनको कितने दिन का टाइम देना चाहिए, 14 डेज का टाइम देना चाहिए कि आप 14 डेज के अंदर जो आप कॉल बनी है जितना आपको पैसा देना है वो आप दो। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में 30 डेज का टाइम होना चाहिए। देखो, एटलीस्ट 1 मंथ बिकॉज द मेकिंग ऑफ 2 कॉल, 2 कॉल्स के बीच में कितने दिन का टाइम होना चाहिए, 30 डेज का टाइम होना चाहिए। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर। मान लो आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, आज क्या डेट है, आज है 26 जुलाई, तो आप अगले बार 26 अगस्त को ही नेक्स्ट कॉल मंगाएंगे। अगर फर्स्ट कॉल आपने 26 जुलाई को मंगाई है तो नेक्स्ट कॉल आप 26 अगस्त को मंगाएंगे, ना 25 अगस्त को मंगाएंगे और ना 27 अगस्त को मंगाएंगे। मतलब उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ओके बच्चे, समझ में आ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।